क्या कोई फिल्म सिर्फ मनोरंजन होती है या उससे कुछ ज्यादा भी हो सकती है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम एक बहुत ही दिलचस्प क्रिटिक का विश्लेषण करने वाले हैं जो फिल्म धुरंधर 2 को लेकर की गई है, और देखेंगे कि उनके तर्क क्या हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो सोर्स वीडियो है उसका सबसे बड़ा और कोर दावा बस यही एक लाइन है कि ये फिल्म कोई आर्ट नहीं है बल्कि बीजेपी का सबसे महंगा इलेक्शन एड है। और सच पूछिए तो पूरा का पूरा विश्लेषण इसी एक तर्क के इर्द गिर्द घूमता है। तो पहला सवाल यही है, आखिर ये है क्या, एक फिल्म या एक एड? चलिए देखते हैं कि इस विश्लेषण का पहला हिस्सा इस पर क्या कहता है। यहाँ बात शुरू होती है फिल्म के डिस्क्लेमर से। देखिए, एक तरफ तो डिस्क्लेमर कहता है कि ये वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है और कोई भी समानता सिर्फ एक संयोग है, लेकिन दूसरी तरफ सोर्स का दावा है कि ये असल में एक लीगल चीट कोड है, मतलब एक ऐसा तरीका जिससे दर्शकों को मैनिपुलेट किया जा सके, फैक्ट और फिक्शन के बीच की लाइन को धुंधला किया जा सके और कानूनी पचड़ों से भी बचा जा सके। सोर्स ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया है, केचप की बोतल का। सोचिए, बोतल के लेबल पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है फ्रेश टमाटो केचप, लेकिन जब आप छोटे अक्षरों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सच्चाई कुछ और ही है। ठीक इसी तरह ये क्रिटिक कहता है कि डिस्क्लेमर फिल्म को कानूनी तौर पर तो बचाता है, लेकिन उसे पेश ऐसे किया जा रहा है जैसे वो 100% सच हो। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है मनाने की तकनीकें, मतलब वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो इस विश्लेषण के मुताबिक फिल्म इस्तेमाल करती है ऑडियंस को प्रभावित करने के लिए। इसमें सबसे पहली चीज है इमोशनल प्राइमिंग। ये एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जो एडवर्टाइजिंग में खूब इस्तेमाल होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि पहले कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो किसी के इमोशंस को जगा दे, और उसके बाद जब कोई मैसेज दिया जाता है तो उसे ज्यादा आसानी से अपना लिया जाता है, बिना सोचे समझे। इसे एक बड़ा मजेदार नाम देता है तीखी मिर्च और मीठा व्यंजन तकनीक। मतलब स्टेप 1, एक बहुत ही परेशान करने वाला डिस्टर्बिंग सीन दिखाया जाता है, ये हो गई तीखी मिर्च। इससे गुस्सा, डर, ऐसी भावनाएं जागती हैं। और फिर आता है स्टेप 2, जब कोई इमोशनली वल्नरेबल होता है तब उसके सामने राजनीतिक कहानी परोसी जाती है, ये हो गया मीठा व्यंजन। अब एक और बहुत ही चालाक तकनीक की बात करते हैं जिसका जिक्र इस क्रिटिक में है। वो है जब विलेन खुद हीरो की तारीफ करे। जैसे फिल्म का विलेन, जो दाऊद इब्राहिम पर आधारित है, कहता है, जब से ये चाय वाला आया है हमारे लोगों में डर बढ़ गया है। अब सोचिए इसका असर क्या होता है। सॉस का तर्क है कि जब दुश्मन तारीफ करता है तो वो ज्यादा सच्ची लगती है। अगर हीरो के दोस्त उसकी तारीफ करें तो वो तो बायस लगेगी, है ना। लेकिन जब विलन ही मान ले कि हीरो बहुत पावरफुल है तो दर्शक अवचेतन रूप से, मतलब सबकॉन्शियसली, उस बात पर यकीन कर लेते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि कैसे इस विश्लेषण के अनुसार ये फिल्म असली घटनाओं को एक नया रूप देती है, उन्हें री इंजीनियर करती है। एक बड़ा उदाहरण है नोटबंदी का। फिल्म ये दावा करती है कि नोटबंदी एक मास्टर स्ट्रोक थी। क्यों? क्योंकि इससे पाकिस्तान से आ रही 60,000 करोड़ रुपए की फेक करेंसी को रोका गया। लेकिन सोर्स इस दावे के सामने आरबीआई का ऑफिशियल डेटा रखता है। फिल्म का दावा 60,000 करोड़ की फेक करेंसी रोकी, आरबीआई का डेटा उस साल सिर्फ 43 करोड़ की फेक करेंसी पकड़ी गई। दोनों आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। और सिर्फ यही नहीं, ये आंकड़ा देखिए, 99.3%। सोर्स इस नंबर का इस्तेमाल ये बताने के लिए करता है कि नोटबंदी में बंद हुए लगभग सारे नोट, मतलब 99.3% पैसा बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया था। इसी तरह फिल्म में एक और दावा है कि विदेशी ताकतें मोदी को रोकना चाहती थीं, लेकिन सोर्स इसके जवाब में कुछ और ही तथ्य सामने रखता है। जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने चुनाव के दिन ही फोन करके बधाई दी थी। अमेरिकी राजदूत चुनाव से 3 महीने पहले ही मोदी से मिले थे। और तो और पाकिस्तान के पूर्व आईएसआई चीफ ने तो यहां तक कहा था कि वो मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे। अब आते हैं एक और बहुत जरूरी बात पर। जो दिखाया गया है वो तो है ही, लेकिन जो नहीं दिखाया गया वो क्या है? इस विश्लेषण का तर्क है कि जो कहानी में छोड़ा गया है वो उतना ही जरूरी है जितना कि जो दिखाया गया है। ये टाइमलाइन कुछ ऐसी घटनाओं को दिखाती है जो सोर्स के मुताबिक फिल्म से जानबूझकर हटा दी गई ताकि खास तरह की कहानी बनी रहे।
जैसे दिसंबर 2015 में पीएम मोदी का अचानक पाकिस्तान जाना, उसके सिर्फ 8 दिन बाद जनवरी 2016 में पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हमला, और फिर फरवरी 2019 का पुलवामा हमला, जो 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स के बावजूद हुआ। और अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के सबसे बड़े और शायद सबसे गंभीर दावे पर। इसे सोर्स कहता है गैस लाइटिंग इफेक्ट। इस दावे को समझाने के लिए सोर्स अतीक अहमद की घटना का उदाहरण देता है, जो एक असल घटना थी। देखिए, फिल्म इसे कैसे दिखाती है, एक क्लीन इंटेलिजेंस ऑपरेशन की तरह। लेकिन सोर्स का कहना है कि ये असल में लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर था। फिल्म में विलन इसे पाकिस्तान में टीवी पर देखता है, जबकि हकीकत में उस व्यक्ति ने अपनी जान को खतरा बताते हुए याचिका दायर की थी। फिल्म इसे एक जीत की तरह दिखाती है, जबकि असल में उस व्यक्ति को भारतीय संसद में श्रद्धांजलि दी गई थी। तो पॉइंट क्या है? सोर्स का तर्क ये है कि फिल्म उन घटनाओं को दोबारा लिख रही है जिन्हें हम सब ने अपनी आंखों से देखा है, चाहे वो एटीएम की लाइनें हों या आतंकी हमले। और इसका मकसद क्रिटिक के अनुसार हमारी अपनी यादों को मिटाकर उनकी जगह एक नई गढ़ी हुई कहानी को बैठाना है। और इसी को गैस लाइटिंग कहते हैं। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक मैनिपुलेशन है, जिसमें किसी व्यक्ति या समूह को उनकी अपनी यादों, उनकी अपनी समझ पर शक करने के लिए मजबूर किया जाता है। सोर्स इसी कॉन्सेप्ट को फिल्म के ओवरऑल इफेक्ट पर लागू करता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कला, आर्ट हकीकत से प्रेरित होती है, तो सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग और इतिहास को फिर से लिखने के बीच की जो बारीक सी लाइन है, उसे कैसे पहचाना जाए? सच आखिर है क्या?